बलि होने की परवाह नहीं, मैं हूँ कष्टों का राज रहे, मैं जीता 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 हूँ माता के हाथ स्वराज रहे। प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में मैं डॉक्टर चारुशीला सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, अभी कुछ पंक्तियां आपने मेरे मुख से सुनी जो देश के प्रति सर्वस्व न्यौछावर करने वाले भावों को खुद में समेटे थीं, सहेजी थीं। निसंदेह आपने समझ लिया होगा कि आज हम और आप अध्ययन के इस क्रम में इसी भावभूमि पर विचरण करने वाले हैं। बच्चों, आइए अध्ययन को गति देते हैं। पिछली कक्षा में आपने पंडित राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित कविता स्वदेश प्रेम पढ़ा, जिसके अंतर्गत आपने अपने पूर्वजों के गौरवशाली इतिहास को जाना, अपने कर्मों के प्रति सजग हुए और बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बड़ी और महान बातें जिनसे हम और आप अनभिज्ञ थे कि हमारे पूर्वजों का यश कैसा था, उनकी कीर्ति कैसी थी और कैसे अर्जित किया, ये सब वो हमने और आपने पढ़ा, समझा, जाना और पाया। बच्चों, उसी भाव भूमि पर आगे बढ़ते हैं। आपकी पाठ्य पुस्तक में संकलित काव्य खंड के अंतर्गत उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित कविता पुष्प की अभिलाषा पढ़ते हैं। आपने नाम सुना, शीर्षक सुना, अवश्य एक जिज्ञासा मन में हुई होगी कि पुष्प की क्या अभिलाषा हो सकती है, क्या हो सकती है बच्चों? ये हम अध्ययन के क्रम में जानेंगे। सबसे पहले आइए इस पाठ का एक संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। बच्चों, जो कविता हम और आप आज पढ़ने वाले हैं, हिंदी साहित्य में जिसकी थोड़ी भी रुचि है उन सभी ने इस कविता को पढ़ा है और माखनलाल चतुर्वेदी की ये विशेष योगदान, विशिष्ट कृति, अद्भुत श्रेष्ठ रचनाओं में इस कविता का स्थान है जो आज हम और आप पढ़ने जा रहे हैं। आइए संक्षिप्त परिचय से अवगत हो। शीर्षक पुष्प की अभिलाषा, रचयिता माखनलाल चतुर्वेदी। पुनः दोहरा रही हूं क्योंकि जब काव्य के लिए हम शब्द लिखते हैं तो लेखक क्यों नहीं लिखते, ये बात पहले भी मैंने बताई थी, पुनः आपसे कह रही हूं कि काव्य की सर्जना की जाती है, इसलिए सर्जक या रचयिता शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। भाषा खड़ी बोली, सरल, सहज, जो हम आप हर दिन बोलते हैं, आपके और हमारे हर दिन के व्यवहार की भाषा है, इसलिए विषय जो है वो हमारी समझ में बहुत ही आसानी से, बहुत ही सुगमता और सरलता से आने वाला है। शैली प्रतीकात्मक, आत्मपरक तथा भावात्मक। रस जो है वो वीर है और जब वीर रस होता है तो गुण ओज होता है। आपने पहले भी जाना है कि रसों का बहुत प्रभाव उस काव्य के पाठ पर पड़ता है, उन पंक्तियों पर पड़ता है और उसको पढ़ते समय हमारे आपके मुखमंडल पर भी पड़ता है। छंद तुकांत मुक्त है और ये जो कविता है जिसकी इतनी विशिष्टताएं आपको बताई गई, वो युग चरण नामक काव्य संग्रह से संग्रहित है। तो बच्चों, ये थी इस कविता की संक्षिप्त जानकारी। एक सहज सा सवाल हमारे और आपके अंतर्मन में जरूर उठ रहा होगा कि जिसने इस कविता को लिखा वो कैसे थे, साहित्य को और कौन कौन से योगदान उन्होंने दिए हैं, किए हैं, कैसी सेवा की है उन्होंने साहित्य की, इसके अलावा और क्या क्या लिखा है जो विशिष्ट योगदान की श्रेणी में आता है। आइए कवि परिचय के अंतर्गत ऐसे बहुत सारे सवालों के हल ढूंढते हैं और जानते हैं कि कवि का जीवन और साहित्य का क्या उनका योगदान रहा, क्या उनकी देन है, जिसके लिए उन्हें एक उपनाम भी मिला है। अगली चर्चा में हम जानते हैं कि वो क्या है। बच्चों, आप देख रहे हैं कवि परिचय। जन्म सन 1889 ईस्वी, जन्म स्थान बावई, मध्य प्रदेश। पिता पंडित नंदलाल चतुर्वेदी जी। शिक्षा का विशेष योगदान होता है बच्चों, तो आप ध्यान दें, प्राथमिक शिक्षा के बाद घर पर ही अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला और गुजराती भाषा का अध्ययन आपने किया। भाषा और शैली जान लें, भाषा कैसी रही? सरल एवं प्रवाहपूर्ण, शैली मुक्तक। प्रमुख रचनाएं, बच्चों ध्यान दें, ये रचनाएं ही साहित्य के प्रति योगदान है। तो वो क्या हैं? कविता संग्रह हिम किरीटिनी,
हिम तरंगिनी साहित्य अकादमी पुरस्कार से यह रचना पुरस्कृत है और ये एक विशिष्ट योगदान है चतुर्वेदी जी का। इसके अलावा माता, युगचरण और समर्पण। आप ध्यान दें, जो कविता हम पढ़ने जा रहे हैं वो युगचरण से लिया गया है। आपने जाना कि जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था, पर मृत्यु 1968 में। साहित्य में स्थान। बच्चों, मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि कुछ विशिष्ट एक उपनाम चतुर्वेदी जी को मिला है। कहते हैं कि राष्ट्रीय भावनाओं से पूर्णतया ओतप्रोत था आपका काव्य, इसलिए एक उपनाम दिया गया, एक संज्ञा दी गई, भारतीय आत्मा। बच्चों, आप सोचिए कि उपाधियां यूं ही नहीं मिली। ऐसा क्या था? वो यही साहित्य था जिसने इस उपाधि को दिला दिया कि माखनलाल चतुर्वेदी जी को कहा जाता है कि वो एक भारतीय आत्मा थे, क्योंकि राष्ट्रीय चेतना आपके काव्य में कूट कूट कर भरा हुआ है। और राष्ट्रीय चेतना के जितने भी कवि हैं, जितने भी शीर्ष के कवि हैं, उनमें आपका मूर्धन्य स्थान है, यानी श्रेष्ठ स्थान है। बच्चों, कवि परिचय के अंतर्गत आपने कवि का एक संक्षिप्त परिचय जाना। आइए अब मुख्य विषय की ओर चलते हैं और पढ़ते हैं पुष्प की अभिलाषा। बच्चों, ये पूरी कविता आपके समक्ष। पहले भी मैंने बताया था कि काव्य के पाठ के दो तरीके होते हैं, एक सामान्य होता है और एक छंद विधान पर आधारित। और जब हम छंद विधान पर पढ़ते हैं तो काव्य जो है वो बहुत प्रभावपूर्ण, हमारे आपके अंतर्मन पर छप जाने वाला, स्मृतियों में अंकित हो जाने वाला होता है। आइए दोनों ही तरीकों से एक बार पुनः पढ़ते हैं, क्योंकि पाठ का विशेष महत्व होता है। एक बार आप पढ़ते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आता है, आप उस पाठ को, उन पंक्तियों को 2 से 3 बार पढ़ेंगे और जैसे ही बार बार आप पढ़ते जाते हैं, अर्थ स्वतः खुलते जाते हैं। आइए बच्चों पढ़ते हैं सामान्य सलीका। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंध प्यारी को ललचाऊं। ये पुष्प कह रहा है। चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीरनी। बच्चों, ये वो सामान्य सलीका और ढंग था जिस पर हमने इन पंक्तियों को पढ़ा। आइए अब छंद विधान के आधार पर पढ़कर देखते हैं कि क्या अंतर होता है। इस अंतर को आप स्वतः महसूस करेंगे। पुष्प क्या चाहता है, इन्हीं भावों को पढ़ रही हूँ, सुने। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में विध प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना बनमाली, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीरनी, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीरनी। बच्चों, आपने दोनों ही ढंग से इन पंक्तियों को सुना। आपने स्वयं एक बड़ा अंतर महसूस किया कि जब मैंने दूसरी बार पढ़ा, यानी छंद विधान के आधार पर पढ़ा, तो पंक्तियां बहुत ही आकर्षक, बहुत ही कर्णप्रिय, रोंगटे खड़े कर देने वाली और मृदुल लगी, आपके मानस पटल पर एक प्रभाव छोड़ने लगी, हृदय को तरंगायित करने लगी। यही प्रभाव पड़ता है सही ढंग से पाठ का। आइए बच्चों, हमने पाठ कर लिया है, अब इसकी व्याख्या करते हैं, इसके विस्तृत अर्थ को जानते हैं और ये जानते हैं कि एक पुष्प क्या कह रहा है। वस्तुतः तो ये भाव कवि हृदय के हैं जिन्हें भारतीय आत्मा कहा गया है। अभी आपने परिचय में पढ़ा, ये उस भारतीय आत्मा के आत्मा की गूंज है, उनकी पुकार है, उनकी चाहत है, उनकी इच्छा है, जिसे पुष्प के माध्यम से कवि ने प्रस्तुत किया है। आइए अब देखते हैं कि कवि क्या कहना चाहते हैं, पुष्प की क्या अभिलाषा है, क्या इच्छा है। बच्चों देखें,
चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं। पुष्प कहता है, वो कामना करता है, वो अभिलाषा करता है, वो कहता है कि मुझे चाहत नहीं है कि मैं किसी सुरबाला अर्थात देव कन्या के गहनों में गूंथा जाऊं, कि मैं किसी देव कन्या के गहनों में गूंथा जाऊं। ये मेरी अभिलाषा, ये मेरी इच्छा, ये मेरी चाहत नहीं है। मैं नहीं चाहता कि किसी देव कन्या के सौंदर्य को बढ़ाऊं, उसके गजरे में गूंथा जाऊं। ये मेरी चाहत नहीं है। चाह नहीं प्रेमी माला में बिंध प्यारी को ललचाऊं। पुष्प आगे कहता है कि प्रेमी माला में गुथ कर मैं अपने आप को धन्य नहीं मान सकता। मेरी ये चाहत नहीं है कि एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को आकर्षित करने के लिए जो एक माला बनाता है उसमें गुथ कर मैं उसकी प्रेमिका के मन को आकर्षित करूं। ये मेरी चाहत नहीं है। तो पुष्प क्या चाहता है बच्चों? आइए अगली पंक्तियों में देखते हैं कि पुष्प गहनों में भी गूंथा जाना नहीं चाहता, वो प्रेमी प्रेमिका के संबंधों में भी नहीं आना चाहता। तो वो क्या चाहता है? चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं। वो कहता है, हे ईश्वर, हे हरि, मैं ये भी नहीं चाहता कि मैं राजा महाराजाओं के मृत शरीर पर डाला जाऊं। ये भी एक सौभाग्य है कि मैं कहां जाता हूं। पुष्प देखिए आप कहां कहां पड़े मिलते हैं, लेकिन उसकी अपनी इच्छा, अपनी आकांक्षा इन पंक्तियों में व्यक्त होती है कि पुष्प कह रहा है कि मैं सम्राटों के, राजा महाराजा के मृत शरीर पर नहीं जाना चाहता, मैं उसकी शोभा नहीं बढ़ाना चाहता, मैं उसका हिस्सा नहीं बनना चाहता। तो क्या चाहता है? चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं। बच्चों, ये देशभक्ति की पराकाष्ठा है। हम सभी जानते हैं कि ईश्वर वो सत्ता जिसने हमारी सर्जना की, उसके ऊपर कुछ नहीं है। लेकिन आप देखें कि एक पुष्प जो अति सुकोमल, जिसके भाव कैसे हैं, कितने श्रेष्ठ, कितने उच्च, वो कहता है कि मैं ये भी नहीं चाहता देवों के सिर पर चढ़ूं और भाग्य पर इठलाऊं, कि मैं उस देवता के जिसने हमारी सर्जना की, उस देव के सिर पर चढ़ूं और अपने भाग्य पर इतराऊं, अभिमान करूं। ये भी चाहत मेरी नहीं है। तो फिर क्या चाह रहा है? बच्चों, एक जिज्ञासा हमारे आपके मन में कि फिर कवि को क्या चाहिए, कवि क्या बता रहे हैं, पुष्प के माध्यम से अपनी कौन सी आकांक्षा कवि व्यक्त कर रहे हैं। आइए आगे बढ़े। अब देखिए पुष्प क्या कहता है, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक। हे वनमाली, हे माली, हे मेरे रखवाले, हे मेरे रक्षक, हे मेरे स्वामी, तुम मुझे तोड़ लेना। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जामे वीरने। तोड़ना, लेकिन करना क्या? तुम मुझे फेंक देना, लेकिन कहाँ फेंकना, किस जगह फेंक देना? मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, उस रास्ते पर, जिस पथ जामे वीरने, उस रास्ते पर, उस पथ पर तुम मुझे फेंक देना तोड़माली, जहां से बहुत से युवक, बहुत से वीर मातृभूमि को अपना सर्वस्व अर्पित करने जा रहे हों, अपना जीवन अर्पित करने जा रहे हों, अपनी सांसें अर्पित करने जा रहे हों, अपने शीश अर्पित करने जा रहे हों, ऐसी उस श्रेष्ठ धरा पर, उस पृथ्वी के टुकड़े पर, उस हिस्से पर तुम मुझे उस राह पर, उस पथ पर फेंक देना तोड़कर। बच्चों, आइए देखें कि क्या मेरे तो रोंगटे खड़े होने लगे हैं, अगर सुनकर आपके भी खड़े हो रहे हैं तो निसंदेह माखनलाल चतुर्वेदी भारतीय आत्मा हैं। सच है बच्चों कि एक पुष्प के भाव ऐसे हो सकते हैं। सुकोमल भाव की पराकाष्ठा होता है पुष्प का सृजन। ऐसे ही हृदय भी है, तरह तरह के भाव है। तो कवि ने एक पुष्प के माध्यम से अपने हृदयस्थ भावों को व्यक्त किया है। देखिए बच्चों कि कवि ने किस तरह ये बातें कही कि एक पुष्प जो है वो ईश्वर पर भी चढ़ नहीं चाहता, वो प्रेमी युगल के बीच भी नहीं आना चाहता, वो किसी देव कन्या के सौंदर्य को भी नहीं बढ़ाना चाहता, वो किसी सम्राट के शव पर भी नहीं जाना चाहता। वो सिर्फ और सिर्फ इतना चाहता है कि माली उसे तोड़ दे और उस राह पर फेंक दे जहां से मातृभूमि को शीश चढ़ाने के लिए अनगिनत असंख्य वीर जिस राह से जा रहे हों। ये है देश प्रेम की पराकाष्ठा। बच्चों, आपने इन पंक्तियों को पढ़ा। माखनलाल चतुर्वेदी की ये कविता विश्व में शीर्ष पर है, अपना विशिष्ट स्थान रखती है, क्योंकि इसमें देशभक्ति की पराकाष्ठा की व्यंजना हुई है। आइए बच्चों, इन पंक्तियों के काव्य सौंदर्य की तरफ चलते हैं। बच्चों,
अभी आपने जो पंक्ति पढ़ी, जो अर्थ सुने, जो व्याख्या समझी, उनके काव्यगत सौंदर्य को हम और आप जानते हैं, क्योंकि जब भी कोई व्याख्या की जाती है आप जानते हैं कि ये अभिन्न अंग है, उस पड़ाव का ये अभिन्न अंग है। तो हम जाने कि इसमें कवि ने और क्या क्या बताना चाहा, क्या जगाना चाहता। ध्यान दे बच्चों कि क्या जगा रहे हैं कवि आपके हृदय में, कौन सा भाव है वो जो पुष्प के माध्यम से, अपने माध्यम से वो कह रहे हैं, लेकिन वो वहां से होता हुआ हमारे और आपके अंदर मन पर अंकित हो जाएगा, हमें झकझोर जाएगा। देखिए बच्चों, कवि ने फूल के माध्यम से अपने देश प्रेम की भावना को व्यक्त किया है। कवि सम्मान प्राप्ति की अपेक्षा देश की रक्षा के लिए निस्वार्थ प्राण उत्सर्ग करने वाले को गौरवपूर्ण मानते हैं। स्वयं वो चाहते हैं कि मुझे कोई सम्मान न मिले, लेकिन अपने देश के नाम पर मैं बलि हो जाऊं, मैं मातृभूमि पर न्यौछावर हो जाऊं, यही कवि की कामना है। भाषा पहले भी मैंने आपको बताया कि सरल खड़ी बोली है, आसानी से आपने इसे समझा होगा, जाना होगा। शैली प्रतीकात्मक, आत्मपरक और भावात्मक है। बच्चों, जो एक भाव निकला इन पंक्तियों से, वो पंक्तियों से होते हुए हमारे आपके मानस पटल से होते हुए हमारे हृदय तक आया, और यहाँ से वो जाने कहाँ कहाँ तक जाएगा। यही सार्थकता होती है साहित्य की, यही कवि की सर्जना इसी प्रकार सार्थक होती है। न जाने कितने लोगों को इन पंक्तियों ने जगाया और शीर्ष पर पहुंचा दिया। आज जिनका यश, जिनकी कीर्ति युगों युग गाने के लिए अंकित हो चुकी हैं पृष्ठों पर इतिहास के, और आपको भी कवि जगा रहे हैं। रस आपने जाना, ये वीर रस है, और इन पंक्तियों में हमने महसूस किया। बच्चों, मैंने तो महसूस किया कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि ऐसा आपने भी महसूस किया होगा। गुण ओज है। जब हम ओज की कविता पढ़ते हैं तो एक तेवर, एक तेज हमारे चेहरे से प्रतिबिंबित होने लगता है। हमारी जो नसें हैं वो फड़कने लगती हैं, हमारी सुप्त चेतनाएं जागृत होने लगती हैं, जो हमने इन पंक्तियों में महसूस किया। शब्द शक्ति, अभिधा और लक्षणा, अलंकार, अनुप्रास एवं पुनरुक्ति प्रकाश, छंद, तुकांत। तो बच्चों, जो कविता आपने पढ़ी उसका काव्य सौंदर्य ये है। अब अगला पड़ाव जो है वो व्याख्या को कैसे लिखते हैं, किन पड़ावों से हो करके ये पूर्णता की ओर जाता है। आइए जाने व्याख्या के क्रम। व्याख्या का प्रारूप। बच्चों, जो पंक्तियां आपने पढ़ी हैं, जब इसकी व्याख्या करनी होगी तो कुछ ऐसे बिंदु हैं, कुछ ऐसे चरण हैं, कुछ ऐसे पड़ाव हैं जिनसे होकर गुजरने के बाद ही ये पूर्णता को प्राप्त करता है। तो आइए जाने क्या है। सबसे पहला काम जो आप करेंगे वो है संकेत। संकेत अर्थात वो माध्यम जिसमें हम ये बताते हैं कि हमने किन पंक्तियों को व्याख्या के लिए लिया है, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं। आद्य, जिसमें आदि और अंत, शुरुआत और आखिर के कुछ शब्द लिए जाते हैं जो संकेत होते हैं। चाह नहीं वीर अनेक। अब आया पड़ाव संदर्भ, अति महत्वपूर्ण, क्योंकि इसके बिना आपकी व्याख्या कभी पूर्ण हो ही नहीं सकती। यही वो भाग है, वो पड़ाव है जिससे पता चलता है कि किसने ये कविता लिखी, कविता कौन सी है और कहाँ से ली गई है, कहाँ संकलित है। आइए देखें कि ये प्रस्तुत जो पंक्तियां हैं उसके लिए हम क्या व्याख्या, क्या संदर्भ रखेंगे, कैसे प्रसंग होंगे, इन चीजों को जाने। संदर्भ, बच्चों सुने, प्रस्तुत व्याख्या काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित और माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता से अवतरित है। ये आपका संदर्भ होगा। पूरे पाठ में संदर्भ कभी नहीं बदलता है, आप जानते हैं। सिर्फ प्रसंग बदलता रहता है, पंक्तियां जैसे जैसे बदलती रहती हैं। प्रसंग, इन पंक्तियों में कवि ने पुष्प के माध्यम से देश पर बलिदान होने की प्रेरणा दी है। तो बच्चों, आपने आज पुष्प की अभिलाषा पढ़ा। आप जानते हैं कि हर काम के पीछे कुछ उद्देश्य निहित होते हैं, कुछ कठिनताएं आती हैं। आइए कुछ कठिन शब्द इस बीच आए थे जिनके अर्थ को हम और आप जान लें, जो आपके आगे मदद करेंगे और आगे अभ्यास के क्रम में आपके लिए अति उपयोगी सिद्ध होंगे। कोशिश तो करनी चाहिए बच्चों कि जब हम पाठ को पढ़ने वाले हों तो उससे पूर्व कठिन शब्दों को एक बार अवश्य देख लें, तो हमें बहुत सुगमता और सरलता हो जाती है। आइए जो इस पड़ाव पर कठिन शब्द आए। चाह मतलब इच्छा,
सुर बाला यानी देव बाला, विंध यानी गुथ कर, शव मतलब मृत शरीर, इठलाऊं का अर्थ होता है अभिमान करूं, इतराऊं। इतने कठिन शब्द इस शीर्षक के अंतर्गत आए थे, इनके आपने जान लिए हैं। आइए बच्चों पूर्णता की तरफ चलते हैं। जब भी कुछ पढ़ते हैं तो एक आवश्यक पड़ाव होता है मूल्यांकन। इस शीर्षक के अंतर्गत मूल्यांकन के क्या प्रश्न होंगे वो आपके समक्ष। ध्यान दें बच्चों, आपने अभी तक जितना भी कुछ पढ़ा है उसके आधार पर माखनलाल चतुर्वेदी का जीवन परिचय आप स्वयं लिखें। पुष्प की अभिलाषा कविता में हमें कवि क्या उद्बोधन देना चाहते हैं ये आप अपने शब्दों में, अपनी भाषा में लिखें। संप्राप्ति, हमने क्या पाया? हमने बहुत कुछ पाया। हमने ये जाना कि देश सर्वोपरि है। कितना ऊपर? ईश्वर से ऊपर स्थान दे दिया गया। अब इसके बाद तो कुछ कहने के लिए शेष बचता ही नहीं। बच्चों, शुरुआत में मैंने आपसे चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कहा था कि इस पाठ के अंतर्गत माखनलाल चतुर्वेदी जी के 2 कविताएं, 2 शीर्षक इस पाठ के अंतर्गत संकलित हैं, जिसमें से हमने जो पहला शीर्षक हमारा था पुष्प की अभिलाषा वो पढ़ लिया। अब दूसरा क्या है, आइए आप परिचित हो। इस पाठ के अंतर्गत एक और कविता हम और आप पढ़ रहे हैं जिसका शीर्षक है जवानी, जिसका पहला भाग आज हम पढ़ेंगे और दूसरा भाग फिर अगली कक्षा में हम और आप पढ़ेंगे। आपको एक सामान्य परिचय, जो दूसरी कविता पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, आइए उसकी तरफ चलते हैं, एक सामान्य परिचय प्राप्त करते हैं। बच्चों ध्यान दें, शीर्षक जवानी, भाग 1, रचयिता माखनलाल चतुर्वेदी, भाषा वही, खड़ी बोली, शैली उद्बोधन, रसवीर, गुण ओज, और कविता जो है आपको पहले ही चर्चा में इन रचनाओं की विशिष्टताओं के बारे में बताया गया। ये जो कविता आज हम और आप पढ़ रहे हैं ये हिम किरीटिनी नामक काव्य से संग्रहित है। कहाँ? आपकी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के अंतर्गत। आइए बच्चों, अब इसको आगे बढ़ाते हुए जवानी क्या है, जवानी का मतलब क्या है, इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं, इन भावों से हम और आप परिचित होते हैं कि इस कविता के माध्यम से कवि ने क्या बताया। भाव भूमि वही है, देश, उसी पर कवि ने सब कुछ कहा और इसीलिए इन्हें एक भारतीय आत्मा कहा गया। आप इन पंक्तियों से जुड़कर, इनमें डूबकर, इनमें उतरकर महसूस करेंगे कि कवि निसंदेह भारतीय आत्मा ही है। जवानी, ध्यान दे बच्चों, कवि संबोधित कर रहे हैं, प्राण अंतर में लिए पागल जवानी, कौन कहता है कि तू विधवा हुई खोआ पानी। कवि कहता है कि ओ पागल जवानी, कवि संबोधित कर रहे हैं, आगाह कर रहे हैं, सतर्क कर रहे हैं, सचेत कर रहे हैं, और ये संबोधन है पागल जवानी उन युवाओं को जो अपने कर्तव्य से डिग रहे हैं, कहीं वो डिग न जाएं, कहीं आलस्य न कर दें, इसलिए कवि हमको और आपको सचेत कर रहे हैं। पूरे पंक्तियां पढ़ने के बाद व्याख्या का क्रम चलेगा। चल रही घड़ियां चले नभ के सितारे, चल रही नदियां चले हिमखंड प्यारे, चल रही है सांस फिर तू ठहर जाए, 2 सदी पीछे की तेरी लहर जाए, पहन ले नरमुंड माला उठ स्वमुंड सुमेरु कर ले, भूमि सातु पहन बाना आज धानी, प्राण तेरे साथ है उठ री जवानी, उठ री जवानी। देखिए अब इसके अर्थ की तरफ, व्याख्या की तरफ चलते हैं बच्चों, कि कवि संबोधित कर रहे हैं प्राण अंतर में लिए। प्राण क्या है बच्चों? चैतन्यता, जीवंतता और जीवित होने का प्रमाण है। उत्साह, ऊर्जा और इच्छा शक्ति, प्राण है तभी ये सारी चीजें होती हैं। तो कवि कहते हैं ओ पागल जवानी, कौन कहता है कि तू विधवा हुई खो आज पानी, कि तुमसे किसने कह दिया कि तुम विधवा हो गई हो, यानी तुमने अपना तेज खो दिया है। विधवा का अर्थ बच्चों यहाँ तेज को खो देने से है, खो आज पानी, कि तुमने अपना स्वाभिमान, अपना तेज खो दिया और तुम श्रीहीन हो गई हो, विधवा हो गई हो, कोई तेज नहीं है, ये तुमसे किसने कहा? प्रश्नवाचक चिन्ह है बच्चों। तो कहता है कवि कि ये हो ही नहीं सकता, ये संभव ही नहीं है, क्योंकि प्राण अंतर में लिए, क्योंकि तुम्हारे अंतर में प्राण है, और जब तक तुम्हारे अंतर में प्राण है, तुम जीवित हो, और जीवित रहते तुम अपना तेज खो दो, ये संभव नहीं है, क्योंकि तुम जवान हो। जवानी का मतलब यहाँ युवा शक्ति और युवा जोश के लिए प्रयुक्त किया गया है। कवि और जगाते हैं, अगली पंक्तियों में
कभी पूरी सृष्टि जो चल रही है, जो गतिमान है, जो कभी नहीं ठहरती, उसका उदाहरण देते हुए अपनी बात को और स्पष्ट करते हैं। देखें, चल रही घड़ियां चले नभ के सितारे। कवि कहते हैं कि घड़ियां चल रही हैं। यहाँ घड़ी का मतलब समय से है कि ये सृष्टि ये वर्षों से, बस ये ऐसे युगों युगों से ये कभी ठहरी नहीं है बच्चों, ये रुकती नहीं है। ये घड़ी एक घड़ी के लिए भी नहीं रुकती, ये चलती रहती है, गतिमान है। चले नभ के सितारे, और नभ मंडल में जो सितारे हैं वो भी निरंतर चल रहे हैं, जगह बदल रहे हैं, घूम रहे हैं, रोशनी दे रहे हैं, सब चलायमान है, कुछ भी ठहरा हुआ नहीं, कुछ भी शेष ऐसा नहीं है जो रुक गया। और पंक्तियों को देखें, कवि और स्पष्ट कर रहे हैं भावों को, कहते हैं चल रही नदियां। ध्यान दे बच्चों, कवि प्रकृति की तरफ आपको ले जाते हैं और कह रहे हैं कि जब नदियां भी चल रही हैं, नदियां भी अपनी गति से, अपने वेग से बह रही हैं, वो भी नहीं ठहरी, चाहे कैसा ही प्रभाव आता रहा हो, कितना ही उथल पुथल रहा हो, लेकिन कभी नदियां भी ठहरी नहीं, वो निरंतर गतिशील रहीं। चले हिमखंड प्यारे, कवि कहते हैं कि बर्फ के जो खंड हैं, जो टुकड़े, वो भी सरक सरक कर अपनी गति दर्शा रहे हैं, वो बता रहे हैं कि मुझ में जीवन है, मैं भी गतिमान हूं। तो अगर ये सब कुछ है तो तुम कैसे ठहर सकते हो? आइए कवि और आपको आगे ले जा रहे हैं। अब क्या कवि कहते हैं, चल रही है सांस फिर तू ठहर जाए। कवि ने प्रश्नवाचक निशान लगाए, वो सवाल कर रहे हैं कि अगर तुम्हारी सांस चल रही है, तुम में जीवन है, तो तुम कैसे ठहर सकते हो? तुम्हें ठहरना नहीं है, क्योंकि ये सांसों का अर्थ होता है गति, और जब प्रकृति और पूरी सृष्टि चल रही है तो तुम्हें रुकना नहीं है। 2 सदी पीछे रह जाए, आलस्य को त्याग दो, क्योंकि अगर तुम रुक गए, तुमने अगर आलस्य किया तो तुम 2 शताब्दी पीछे, 2 सदी पीछे चले जाओगे, जो उचित नहीं है। आज आवश्यकता है, अगर आज आपका रक्त नहीं उबलता, अगर आज आप में ज्वार भाटा नहीं आता, तो फिर समय बीत जाने पर उसका कोई मोल नहीं है। आज अगर वर्तमान परिस्थितियों को तुमने नहीं चेता, तो फिर हम 2 सदी पीछे चले जाएंगे। फिर आगे कभी क्या कहते हैं और जगा रहे हैं, पहन ले नरमुंड माला उठ स्वमुंड सुमेर कर। बच्चों, कवि कहते हैं कि तुम्हें नहीं ठहरना है, क्योंकि तुम जवान हो, पागल हो, तुम युवा हो। यहाँ जवानी का मतलब बार बार बताया जा रहा है, वो युवा से है। कहते हैं कि पहन ले नरमुंड माला, कि तुम्हें ठहरना नहीं है, तुम उठो और नरमुंड, मनुष्यों के शीश की माला पहन लो, उठ स्वमुंड से मोर कर ले, और अपना जो शीश, अपना जो मस्तक है, उसे गर्व से, उसे अपने तेज से, अपने प्रताप से सुमेर जैसा ऊंचा कर लो। भूमि सा तू पहन बाना आज धानी, प्राण तेरे साथ है उठ रही जवानी। कब कहते हैं, जब प्रकृति अपनी हरियाली में धान के खेत अपना झूमते हुए बता रहे हैं कि मुझ में जीवन है, तो तू भी धरती की तरह आज धानी चूनर ओढ़ ले और उठ खड़ा हो जा। तुझे चलना है, मैं तुझे रुकने ठहरने नहीं दूंगा। फिर कवि सचेत कर रहे हैं कि प्राण तेरे साथ है उठ रही जवानी। कवि फिर कहते हैं कि आप में प्राण है तो आप ठहर नहीं सकते। आइए बच्चों, अब हम थोड़ा सा काव्य सौंदर्य देख लेते हैं इन पंक्तियों का। इन पंक्तियों में कवि ने देश के युवा वर्ग का आह्वान किया है कि वह देश पर अपने को न्यौछावर कर दें, अपने को उत्सर्ग कर दें। भाषा खड़ी बोली, शैली प्रतीकात्मक, आत्मपरक भावात्मक, रस वही वीर, गुण ओज, शब्द शक्ति, अभिधा लक्षण एवं व्यंजना, अलंकार अनुप्रास, उपमा एवं रूपक, छंद तुकांत मुक्त। बच्चों, आज आपने 2 महत्वपूर्ण कविताएं पढ़ी, लेकिन जो दूसरा हमने पढ़ा जवानी, उसका एक भाग हमने पढ़ा। शेष अंश अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। सारी दुनिया